नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की बहुत सारी पोस्ट निकली है, तो उसमें जो सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है उसको हम कवर करा रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती की एकदम निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले और ज्यादा से ज्यादा बिहार के स्टूडेंट हमारे चैनल पे जुड़े ताकि हम और भी अच्छे से मटेरियल उपलब्ध करा सके, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे मुझे वीडियो बनाने में उतनी ही खुशी होगी। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है बिहार की सामान्य जानकारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका बिहार अ, चूंकि ये बिहार का एग्जाम है तो आपको बिहार की सामान्य जानकारी एकदम अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी माइनस मार्किंग है। तो आधा अधूरे ज्ञान से आप सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग के चपेट में आ सकते हैं। इसलिए हम जितने भी वीडियो दे रहे हैं उसको आप 10 बार 20 बार चला चला के सुनिए और तब तक सुनिए जब तक वो आपको कंठस्थ ना हो जाए। अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो चलिए चलिए हम ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और इस क्लास में बिहार की सामान्य जानकारी को बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बिहार का मैप दिखा रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, यहाँ है पूर्वी चंपारण, यहाँ है गोपालगंज, यहाँ है सिवान, यहाँ है सारण, यहाँ है मुजफ्फरपुर। तो ये पूरा मैप है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ सीतामढ़ी, यहाँ है शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर यहाँ है दरभंगा, फिर यहाँ है सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, वैशाली, पटना, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, कैमूर। तो आपको ये सारे जिले जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आप इस चार्ट को देख के सारी स्थिति को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिंदुवार अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं राज्य का क्या नाम है। राज्य का नाम है बिहार। राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912। तो बिहार दिवस पूछता है कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर पूछ दे कि राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912। राज्य की राजधानी है पटना। प्राचीन समय में इसके अन्य नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद था। अगला है राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, दो स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय मछली मांगुर है। राज्य गीत मेरे भारत के कंठार, तुझको सत सत वंदन बिहार। राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। जिले की संख्या है 38। अनुमंडलों की संख्या है 101। प्रमंडल कमिश्नरियों की संख्या 9। कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया ये प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडलों के नाम याद कर लीजिएगा। कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। प्रखंडों की संख्या है 534। पुलिस स्टेशनों थाना की संख्या है 853। राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,103। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 6। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 75।
विधानमंडल द्विसदनीय है। उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन विधानसभा। राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो ये जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। हर पॉइंट अपनी जगह एक अलग ही तरह से इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप कोई भी पॉइंट ये मत सोचिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति, इसको तो दो चार कॉपी पे लिख के याद कर लीजिएगा। तो इसको देख लीजिए। 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83, 19, 50 से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर के मध्य। राज्य की सीमा से लगे राज्य तीन हैं। पश्चिमी बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में तथा झारखंड दक्षिण में। राज्य की सीमा से लगा देश है नेपाल उत्तर में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में 2.86%। नेपाल की सीमा से लगे जिले 7 हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। झारखंड की सीमा से लगे जिले 8 हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 8 जिले रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। राज्य की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा यहाँ पे 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। सबसे गर्म स्थान गया। समुद्र तट से औसत दूरी 200 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट लगभग 53 मीटर। राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 10,40,99,452। देश में तीसरा स्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष है 5,42,78,157। राज्य की कुल जनसंख्या में महिला है 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश 8.60%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान तीसरा है। पहला उत्तर प्रदेश है जबकि दूसरा महाराष्ट्र है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से 11 के बीच में 25.42%। देश में छठा स्थान है। जनसंख्या घनत्व व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 1,106। देश में पहला स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है 58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है 6,36,342। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है 31.12%। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है 1880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है भभुआ 488 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर।
साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 61.80%, जिसमें पुरुष हैं 71.20% और महिलाएं हैं 51.50%। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। अन्य स्रोत में मधेपुरा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा 41.68%। लिंगानुपात 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 935। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है 25,14,590। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर 28,116। कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना 43.07%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर 3.47%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC 15.9%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया है 13,34,351। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है 30.39%। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है 96,655। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज 6.69%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ST 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण 2,50,046। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर 318। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले औरंगाबाद खगड़िया तथा समस्तीपुर। विश्वविद्यालयों की संख्या 23। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। तो ये सारा प्रश्न पूछ सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। विधान परिषद की प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। लोक नृत्य है कठघुड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच। प्रमुख वन प्रकार पर्णपाती। कुल अभ्यारण्य की संख्या 11। राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 1। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका पार्ट 1 आप लोग इसको इतना देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे विभागों के साथ बिहार कैबिनेट मंत्रियों की सूची 2023 वर्तमान बिहार। तो इसको भी हम लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे विभागों के साथ बिहार कैबिनेट मंत्रियों की सूची 2023 वर्तमान बिहार। ये भी सामान्य जानकारी में आप लोग को याद होना चाहिए, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो मंत्रियों में सबसे पहले आप देखेंगे नीतीश कुमार। ये क्या है? मुख्यमंत्री हैं। सामान्य प्रशासन इनके पास है, मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह, सतर्कता, निर्वाचन विभाग। तेजस्वी यादव
मुख्यमंत्री हैं। तेज प्रताप यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। आलोक कुमार मेहता राजस्व और भूमि सुधार हैं। अनीता देवी कल्याण, पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हैं, मतलब इस क्षेत्र की मंत्री हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव कोऑपरेटिव मंत्री हैं। चंद्रशेखर जी का विभाग है शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, शिक्षा मंत्री पूछ सकता है, तो चंद्रशेखर जी के पास शिक्षा विभाग है। ललित यादव जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति और युवा मामले। रामानंद यादव खान और भूविज्ञान। सुधाकर सिंह कृषि। कुमार सर्वजीत पर्यटन। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन। समीम अहमद गन्ना। मोहम्मद शहनवाज आलम आपदा प्रबंधन। मोहम्मद इस्राइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी। कार्तिकेय सिंह कानून। समीर कुमार महासेठ इंडस्ट्रीज। विजय कुमार चौधरी वित्त विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा योजना और विकास। अशोक चौधरी भवन निर्माण। शीला मंडल परिवहन। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास। संजय झा जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क। लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। फिर है मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक और कल्याण। जयंत राज कुशवाहा लघु जल संसाधन। मदन साहनी समाज कल्याण। सुनील कुमार पंजीकरण और निषेध। मोहम्मद अफाक आलम पशुपालन और मत्स्य पालन। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज। संतोष कुमार माझी लघु सिंचाई और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण। सुमित सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो इतना विभाग आपको याद रखना है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे सामान्य जानकारी में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो चलिए देख लेते हैं बिहार की प्राचीन इतिहास। पूरा पाषाण काल। प्रमुख अवशेष पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा खुरपी आदि। प्राप्त स्थान है गया के जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र। मध्य पाषाण काल। इस काल के प्रमुख अवशेष बिहार के मुंगेर जिला से मिले हैं, जिसमें पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार हैं। फिर है नवपाषाण काल। प्रमुख अवशेष पत्थर निर्मित कुछ औजार और हड्डी निर्मित कुछ उपकरण हैं, जो सारण जिले के चिरांद, पटना जिले के मनेर, वैशाली जिले के चेचर व कुतुबपुर गया जिले के तारडीह, रोहतास के सेनुआर से मिले हैं। ताम्रपाषाण काल। प्रमुख साक्ष्य काले एवं लाल रंग के मृदभांड, जो 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। स्थान है चिरांद, सारण, सोनपुर गया जिले के बेलागंज प्रखंड में, मनेर पटना, चेचर वैशाली, राजगीर सेनुआर तथा ओरियम भागलपुर। लौह काल। लौह काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल में लोहे का मुख्य उपयोग कृषि कार्यों में औजार के रूप में होता था। इस काल के दूसरे चरण काले चमकीले मृदभांड से जाना जाता है, जिसका साक्ष्य बक्सर और चिरांद से मिले हैं। वैदिक युग। इसमें ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। वैदिक युग में वर्तमान बिहार का भौगोलिक क्षेत्र के वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं, जिसमें विदेह क्षेत्र को जनक को सम्राट बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्रेयी जनक के दरबार में रहते थे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया है। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है, जबकि आयुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है तथा अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह था। महाजनपद काल। लगभग 600 ईस्वी पूर्व के समय को महाजनपद काल कहा जाता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र के अनुसार
इस काल के कुल 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद अंग, मगध और वज्जी बिहार में स्थित थे हैं। अंग राजधानी है चंपा। अंग राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अष्टाध्यायी, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की है, में अंग के लिए वंग, कलिंग तथा पुंड्र आदि उपनाम का प्रयोग किया गया है। अंग का प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी। बाद में इसकी राजधानी चंपा बनी। चंपा को ह्वेनसांग ने चेनपो कहा है। पहला आर्य राजा टी तुक्षी तथा अंतिम आर्य राजा कर्ण को माना जाता है। अंग राज्य के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अंग राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त के शासन काल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया। आसर्ण, भक्षीय, अस्सपुर तथा चंपा इस राज्य के प्रमुख नगर थे। वज्जी राजधानी वैशाली। तो ऐसे राजधानी पूछ देता है तो याद रख लीजिएगा, वज्जी की राजधानी वैशाली। यह 8 राज्यों का संघ था। इस महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य लिच्छवी गणराज्य था, जहां के शासक क्षत्रिय थे। वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण के क्षेत्र सम्मिलित थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द प्रयोग किया गया है। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री का विवाह मगध के राजा अजातशत्रु से हुआ था और इसी ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मनु का पुत्र नवनिदिष्ट ने वैशाली में वैशाल, वैशालिका राजवंश का शुरुआत की, जिसमें कुल 33 राजा हुए। 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम राजा सुमित था, जिसका अन्य नाम प्रमित भी था। यह गणतंत्र राज्य था। फिर है मगध। राजधानी राजगृह, राजगीर, गिरिव्रज। संस्थापक चेंदिराज बसु के पुत्र बृहद्रथ। मगध नाम का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ राजवंश का आरंभ जरासंध के पिता बृहद्रथ से होता है। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसका शासनकाल 544 बीसी से 493 बीसी तक रहा। मगध का उत्कर्ष यहीं से प्रारंभ होता है। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा भी साम्राज्य को मजबूत किया। बिंबिसार ने पहला विवाह कौशल राज के पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से कर दहेज में काशी प्राप्त किया, जिससे काफी आमदनी होती थी। दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से किया, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरा विवाह मद्र राज्य की राजकुमारी क्षेमा से किया। इस प्रकार वैवाहिक नीति भी अपनाकर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। मगध का असली शत्रुता अवंती से थी, जहां के राजा चंद्रप्रद्योत महासेन था। बाद में दोनों की मृत्यु हो गई और जब चंद्र प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। 492 बीसी में अजातशत्रु कुड़िक अपने पिता का हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठ गया, जिसने वज्जी संघ को अपने राज्य में मिला लिया। वह संस्कार अजातशत्रु का मंत्री था। तो वह संस्कार अजातशत्रु का मंत्री था। तो आगे देखते हैं। 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपने पिता का हत्या कर मगध साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया तथा पाटलिपुत्र पटना को राजगृह के स्थान पर राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अजातशत्रु के ही शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद इसके पुत्र कालाशोक, जिसका अन्य नाम काकवर्ण भी था, इस वंश का शासक बना।
तथा इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपना स्थायी राजधानी बनाया। कालाशोक ने 28 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित के अनुसार कालाशोक को पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी थी। महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या कर एक नया वंश नंद वंश की स्थापना करता है। फिर है नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। संस्थापक है महापद्मनंद 344 ईसा पूर्व में। महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। इस वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें धनानंद इस वंश का अंतिम शासक हुआ। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, जो तक्षशिला के आचार्य थे, उनकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी विदेश के शासक डेरिस प्रथम था। मौर्य वंश मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। आप देख सकते हैं मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के सहायता से मौर्य वंश पहला अखिल भारतीय राजवंश था और चंद्रगुप्त मौर्य को पहला अखिल भारतीय शासक कहा जाता है। मौर्य शासक के जाति के बारे में विद्वानों के बीच में मतभेद है। मुद्राक्ष में निम्न जाति, बौद्ध एवं जैन साहित्य में क्षत्रिय, जबकि ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बताया गया है। इस तरह अधिक विद्वानों का यह मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। लगभग 305 ईसा पूर्व में यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का मंत्री था, ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के सामने हार का सामना करना पड़ा। अंततः दोनों के बीच संधि हुई और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और दहेज के रूप में एरिया, जेड्रोसिया, अराकोसिया एवं पेरीपेमी सदाई जैसे क्षेत्रों को दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस निकेटर को दिया। सेल्यूकस ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसका प्रसिद्ध रचना इंडिका है। इसमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और अपनी राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपते हुए भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक जाकर श्रृंगेरी पर्वत, जिसका अन्य नाम चंद्रगिरी पर्वत भी है, पर उपवास विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत आया था। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में एक पिंगल वत्स नामक भविष्यवक्ता भी रहता था। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। सम्राट अशोक शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने इस पद के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अशोक 101 भाई था। इसका एक सहोदर भाई था जिसका नाम तिस्य था। 261 बीसी में कलिंग के हुए युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति अपनाते हैं। अशोक द्वारा धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति शांति सद्भाव के प्रचार के लिए की गई थी। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में दिखाया गया है।
अशोक अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक था। इसके शिलालेख चंपारण, सासाराम तथा बराबर गया से प्राप्त हुआ है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से भिक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया। तो शुंग वंश 150 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसकी पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलता है। इस वंश के शासनकाल में डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था। पतंजलि शुंगों के दरबार में शामिल थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अब है कर्ण वंश। स्थापना देवभूति के मंत्री वासुदेव ने देवभूति की हत्या 73 बीसी में कर कर्ण वंश की स्थापना की। यह भी ब्राह्मण थे। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन शासक सिमुक ने कर दिया और नया वंश सातवाहन वंश की स्थापना किया। कुषाण वंश। इसके संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। इस वंश के सबसे महान शासक कनिष्क था, जिसका राज्य अभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था। राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर पेशावर था। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष नामक विद्वान तथा महात्मा बुद्ध के भीख मांगने वाले पात्र बर्तन को अपने साथ लेकर चला गया था। बौद्ध विद्वान पार्श्व को कहने पर कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का सम्मेलन किया था, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, कनिष्क के समकालीन और राज दरबार में थे। नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी पुस्तक में शून्य के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। कनिष्क के शासनकाल में हिप्पालस के द्वारा मानसून की खोज की गई थी। नाशपाती की खेती कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। गुप्त साम्राज्य 240 एडी से 550 एडी। संस्थापक थे इसके श्रीगुप्त 240 ईस्वी में। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर 320 ईस्वी में गुप्त संवत को जारी किया था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात अगला शासक समुद्रगुप्त 355 एडी में बना, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनका दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अपना राजदूत गया में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए इनके दरबार में भेजा था। समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 ईस्वी के पश्चात अगला शासक रामगुप्त बना, जो एक कमजोर शासक था। अतः इसी वर्ष चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें हराकर अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन महरौली, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर चांदी का सिक्का चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के 9 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत अगला शासक कुमारगुप्त बना, जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कुमारगुप्त के बाद इसका अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को समाप्त कर सिंचाई व्यवस्था के लिए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में अध्ययन करने आया था। परवर्ती गुप्त शासक शशांक ने बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था। परवर्ती गुप्त शासकों में आदित्य सेन सबसे शक्तिशाली राजा था। पाल वंश 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक। संस्थापक थे गोपाल 750 ईस्वी। द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ओदंतपुरी नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थित है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया।
विक्रमशिला आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले के पाथरघाट में स्थित है। पाल युग में ही कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए 200 गांवों के दान में दिया था 200 गांवों को दान में दिया था। महिपाल प्रथम के समय राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया था। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोहुल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। मिथिला के कर्णाट वंश 1097 एडी से 1378 एडी। संस्थापक न्यायदेव। शासनकाल 1097 से 1147 एडी। शासक मिथिला तिरहुत। राजधानी है सिमरावगढ़। तो राजधानी सिमरावगढ़ है। कर्नाट शासक के समय बिहार में पणजी प्रबंध का विकास हुआ। मिथिला के कर्नाट शासकों में महान समाज सुधारक हरि सिंह देव था। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। इसी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। फिर है कर्नाट वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से अंत हो गया था। मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इनबे बख्तियार खिलजी 1198 एडी। बख्तियार खिलजी का बिहार में सबसे महत्वपूर्ण विजय बिहार शरीफ पर था, जो 1198 एडी में प्राप्त किया। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। इसने 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के प्रारंभ में मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। इसने ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। इसके समय में ओदंतपुरी बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर के संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसमें स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मणवटी को बनाया। बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट वंश के शासक नरसिंहदेव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपने अधीन कर लिया। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दिया। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन के बिहार पर अत्यधिक ध्यान नहीं देने के कारण स्थानीय सामंतों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की। सल्तनत काल में बिहार। अब हम देखेंगे सल्तनत काल में बिहार। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया और बिहार शरीफ तथा बाढ़ क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहल सूबेदार नियुक्त किया। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खां भी इसी के द्वारा सूबेदार नियुक्त किए गए थे। गया के वनराज नामक राजा के प्रशस्ति के अनुसार गया बलबन राज्य में शामिल था। 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को प्रथम आक्रमण में तो पराजित कर दिया, परंतु दूसरा आक्रमण में हार का सामना करना पड़ा। फिर अंततः समझौता हो गया। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक ने हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मजदुल मुल्क बिहार का सूबेदार प्रांतपति था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम मलिक बयां था, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। आगे है 1394 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा ख्वाजा जहां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया।
1495 से 96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। सूर साम्राज्य, शेर शाह सूरी 1540 से 1545। सूर साम्राज्य का संस्थापक सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र शेर शाह, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था। ये पूछ सकता है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। देखेंगे तो बहुत जगह पूछा भी गया है। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, जिसका वर्णन अब्दुल्लाह द्वारा रचना किए गए तारीखे दाऊदी में मिलता है। इसके साथ साथ शेर शाह ने दुर्ग का भी निर्माण कराया था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि एक शेर मारने के उपलक्ष्य में मोहम्मद नुहानी द्वारा दी गई। 1528 ईस्वी में बंगाल में नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। 1529 एडी में महमूद लोदी के तरफ से घाघरा का युद्ध किया। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेर शाह की उपाधि धारण किया। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूर वंश का स्थापना किया और अपने को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। 1543 में रायसीना के शासक पूरणमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया। 1544 ईस्वी में मेवाड़ पर विजय की। सासाराम रोहतास के मकबरे शेर शाह ने बनवाया था। यह मकबरा कृत्रिम झील के बीच अष्टकोणीय लाल बालू पत्थर से बना हुआ है। इसका निर्माण कार्य के आरंभ शेर शाह ने करवाया था, परंतु पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। मध्यकाल में शेर शाह ने पटना को नवनिर्माण किया था। शेर शाह द्वारा पटना में किले और नगर बनवाने में 5 लाख का कुल व्यय हुआ था। शेर शाह के अधीन बिहार में 7 सरकारें प्रमंडल थी। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम सहसराम में था। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया, परंतु बंगाल विजय के बाद बंगाल में 16 सरकारों में विभाजित किया। इस प्रकार सरकारों की कुल संख्या 63 हो गई। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। भभुआ में शेर शाह का अभिलेख है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ देता है कि शेर शाह का अभिलेख कहाँ पे है, तो भभुआ में है। अब हम देखेंगे मुगल कालीन बिहार। तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। 1574 ईस्वी में अकबर पटना पहुंचा और हाजीपुर दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1575 ईस्वी में अकबर ने मिथिला शासक को परास्त किया। 1576 ईस्वी में सर्वप्रथम मुगल शासक अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया, परंतु बिहार को मुगल साम्राज्य प्रांत का दर्जा 1580 एडी में दिया गया। 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1547 से 1594 के मध्य अकबर के सेनापति मान सिंह ने गिद्धौर, भोजपुर तथा खड़गपुर के सरदारों को पराजित कर रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सरकारों बिहार, हाजीपुर, तिरहुत, मुंगेर, सारण, चंपारण तथा रोहतास में विभक्त था और इन 7 सरकारों को प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार 119 परगनों में विभक्त किया गया था। अकबरकालीन बिहार के सबसे प्रसिद्ध सूबेदार राजा मान सिंह था, क्योंकि इसने मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया था। अकबर के समय बिहार में सर्वाधिक विरोध हुए। अकबर के शासनकाल में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ बिहार आया था। बिहार के मुगलकालीन इमारतों में सबसे प्राचीन हाजीपुर के जामा मस्जिद है। जहांगीर द्वारा बाज बहादुर को बिहार के सूबेदार नियुक्त किया गया। इसने दरभंगा में नूर सराय का निर्माण करवाया था। परवेज पहला मुगल राजकुमार था और मुगल सम्राट जहांगीर पहला ऐसा पिता जो अपने पुत्र परवेज को 1621 एडी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। जहांगीर द्वारा नियुक्त किया गया बिहार का अंतिम मुगल सूबेदार मिर्जा रुस्तम सफावी 1626 से
27 एडी था। जहांगीर के शासनकाल में ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक बिहार आया था। शाहजहां ने अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1639 से 1643 ईस्वी तक मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां बिहार का सूबेदार रहा। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार 8 सरकारों में बटा हुआ था। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया, जिसने पटना का पुनर्निर्माण करके इसे अजीमाबाद का नाम दिया। राजकुमार अजीम के बेटे फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राज अभिषेक पटना में हुआ था। फर्रुखसियर का राज अभिषेक 1713 ईस्वी में हुआ था। 1733 ईस्वी में बंगाल को बिहार सूबे का अंग मान लिया गया। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का राज अभिषेक बिहार में अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। बिहार में चेरों एवं उज्जैनिया राजवंश। चेर राजवंश का उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पलामू तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्र पर इस वंश का आधिपत्य था। बिहार राज्य पर राज करने वाले जनजातीय राजा चेर वंश था। 1611 ईस्वी में उज्जैनों तथा चेरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंश के राजा विजय हुए। उज्जैनिया वंश का संस्थापक संतन सिंह, जिसका मूल नाम देवराज था, चेर शासक फूलचंद जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किए थे। पलामू के क्षेत्र में चेरों का प्रमुख शासक मेदनी राय था। 1660 ईस्वी में चेर राजवंशों के क्षेत्रों पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। दलपत शाही का संबंध उज्जैनिया राज्य में था। बिहार में नुहानी वंश। 1495 से 96 एडी के आसपास सिकंदर लोदी द्वारा दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसके बाद 1523 एडी में इसके पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक नियुक्त हुआ। 1526 एडी में बहार खां कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 एडी के पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खां बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया और सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण किया। नुहानी वंश का अंतिम शासक बहार खां के पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां था, जिसका राज्य अभिषेक शेर शाह के संरक्षण में हुआ था। तो इतनी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक तरह से बिहार की जो सामान्य जानकारी है उस पे ही बेस्ड ये वीडियो था। तो इसको पूरा देख लीजिएगा, इसका एक एक लाइन याद करने का कोशिश करिएगा। बाकी हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बने तो आपको मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।